हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं दो चैप्टर्स सिविक्स क्लास 10 के एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर शेयरिंग में आपको दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, बेल्जियम का और श्रीलंका का। कैसे बेल्जियम ने पावर शेयरिंग के थ्रू एक स्टेबल और पीसफुल सोसाइटी बनाई, और कैसे श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं करके एक अनस्टेबल और सिविल वॉर झेल रही सोसाइटी को बनाया। तो सबसे पहले बेल्जियम को हम लोग शुरू करते हैं। बेल्जियम के बॉर्डर्स हैं नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग और फ्रांस के साथ। ये यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है। यहाँ पर जो दो मेजर ग्रुप्स रहते हैं वो थे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग। डच स्पीकिंग लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे और फ्रेंच स्पीकिंग लोग वेलोनिया रीजन में रहते थे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि डच स्पीकिंग लोग 59% पॉपुलेशन बनाते थे वहाँ की, और फ्रेंच स्पीकिंग 40%। बाकी जो 1% था वो लोग जर्मन स्पीकिंग लोग थे। ब्रसेल्स जो कि वहाँ का कैपिटल है, बेल्जियम का कैपिटल, आप इस नाम को याद रखें क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सिटी है यूरोप के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी। तो ब्रसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की संख्या 80% थी, जबकि डच स्पीकिंग लोग 20% थे। यहाँ पर मैंने एक मैप दिया है बेल्जियम का, कि डच स्पीकिंग रीजन ऊपर की तरफ और फ्रेंच स्पीकिंग रीजन नीचे की तरफ था, और डच स्पीकिंग रीजन के अंदर ही लाई करता था ब्रसेल्स, लेकिन ब्रसेल्स में 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग थे। तो कैसे इस कंट्री ने मैनेज किया ऐसी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, इसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। अकोमोडेशन, चार अमेंडमेंट किए गए यहाँ 1970 और 1993 के बीच में, ताकि दोनों लैंग्वेजेस को अकोमोडेट किया जा सके। इसमें क्या प्रोविजंस थे कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स लाए गए डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज से सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसके साथ ही स्टेट्स को, जो दो स्टेट्स थी वहाँ, उन्हें ज़्यादा पावर दिया गया। और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट्स, मतलब जो तीन लैंग्वेज कम्युनिटीज थी, इनके अंडर एक अलग गवर्नमेंट सेटअप की गई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम दिया गया। ये गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंट थी नेशनल गवर्नमेंट से, और जनरली रिलीजन और कल्चर जैसे मुद्दों पर डिसीजंस लिया करती थी। इसके साथ ही ब्रसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोगों को। ब्रसेल्स एक, मतलब बेल्जियम एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में एक बेहतर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के लिए, और इन अकोमोडेशंस के थ्रू काफ़ी पीसफुल सोसाइटी बन गई वहाँ पर। आखिरकार जब यूरोपियन यूनियन बनाया गया यूरोप के कंट्रीज के द्वारा, तो उनका जो कैपिटल था वो ब्रसेल्स को ही चुना गया। श्रीलंका, अगला हम लोग श्रीलंका का एग्जाम्पल देखते हैं। इसका ओरिजिनल नाम हेला दीवा था। इस नाम को आप याद रखिए, कभी कभी इससे क्वेश्चन आ चुका है। श्रीलंका का ओरिजिनल नाम हेला दीवा था। सिन्हाला स्पीकर्स यहाँ 74% हैं, जो कि ज्यादातर बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जबकि तमिल स्पीकर 18% हैं, जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स हैं। तमिल स्पीकर्स में भी श्रीलंकन तमिल्स 13% हैं, जबकि इंडियन तमिल्स 5%। इंडियन तमिल्स वैसे तमिल्स हैं जिनके फोर फादर्स माइग्रेट कर गए थे श्रीलंका में, जब वहाँ प्लांटेशन किया जाता था टी वगैरह का। तो श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स और क्रिश्चियंस की जो संख्या है वो 7% है उस देश में। क्रिश्चियंस बोथ सिन्हाला स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग लोग हैं वहाँ पे। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस 1948 में मिली। श्रीलंका भी आगे चलकर एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। शुरुआत में श्रीलंका एक डच कॉलोनी थी, लेकिन आगे चलकर ब्रिटेन ने इस पर कब्जा जमाया था, जिसे 1948 में इसे आज़ादी मिली। यहाँ पर एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनाई गई, जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पावर शेयरिंग नहीं की गई और एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनाई गई। 1956 में सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका का। यहाँ सिन्हला एप्लीकेंट्स को जॉब, यूनिवर्सिटीज जैसे जगहों पर फेवर किया जाता था, और प्रोटेक्ट और फॉस्टर बुद्धिज्म करने के लिए स्टेट को प्रमोट किया गया। मतलब वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया कि जो वहाँ की नेशनल गवर्नमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और फॉस्टर करना चाहिए बुद्धिज्म के रिलीजन को। तो आगे चलकर जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एल टी टी ई, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी श्रीलंका में, जिसने श्रीलंका के कई सारे लोगों को सिविल वॉर के लिए भड़काया था, और आगे चलकर एक सिविल वॉर भी ब्रेकआउट हो गई थी दोनों कम्युनिटीज के बीच में। ये सिविल वॉर कई सालों तक चली और लास्टली एलटीटी को सप्रेस कर दिया गया था। लेकिन वहां पर आज भी एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम की जो डिमांड्स हैं वो जारी है।
राजीव गांधी की असैसिनेशन भी इसी प्रोसेस के दौरान हुई थी, क्योंकि उन्होंने एलटीटीई को सप्रेस करने में श्रीलंकन गवर्नमेंट की हेल्प की थी, ऐसा वहां के लोग मानते थे। अगला है जर्मनीज ग्रैंड कोalition गवर्नमेंट। ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में एक कोalition थी जो कि 2005 से वहां पर रूल कर रहा था। अगला एग्जाम्पल लेबनान का है। लेबनान का कैपिटल है बेरूत। यहाँ पर काफ़ी यूनिक अप्रोच अपनाई गई थी पावर शेयरिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेबनान में प्रेसिडेंट कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी से होता है, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी से होता है, जबकि वहाँ का स्पीकर शिया मुस्लिम कम्युनिटी से होते हैं। इससे सभी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है हाईएस्ट गवर्नमेंट लेवल पर, और पावर शेयरिंग को अंजाम दिया जाता है इसी तरह से। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है, जिसमें चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम इसे कहा जाता है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है। इसके बारे में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि कैसे ऐसे आइडियाज वहां पर रिकमेंड किए गए थे कि पावर को लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में डिवाइड किया जाए। अगला है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं फेडरलिज्म में, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी बात की गई है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को और लोकल लेवल गवर्नमेंट्स को। अगला है अमंग सोशल ग्रुप्स और अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एक्सेट्रा। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हुआ। हम लोग आगे बढ़ते हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की तरफ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है सिविल राइट्स मूवमेंट का, जो कि यूएस में चला था। तो जैसा अगर आपने पढ़ा होगा, तो यूएसए में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक लोगों के खिलाफ। ब्लैक लोगों को वहाँ वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे, उन्हें इन्फीरियर समझा जाता था वाइट लोगों से। इसीलिए वहाँ एक सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू किया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1968 के मेक्सिको ओलंपिक्स में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने सिविल राइट्स मूवमेंट के सपोर्ट में ब्लैक ग्लव्स और ब्लैक सॉक्स पहने थे, जिससे उन्होंने विरोध दर्ज कराया था अपार्थेड को लेकर। इसके कारण उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, जो कि कहते थे कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए किसी भी ओलंपिक के मतलब पोडियम से, जो कि उन्होंने दिया था। इसके लिए उनके मेडल्स को वापस ले लिया गया था, और उनके सपोर्ट में एक ऑस्ट्रेलियन भी जो कि वाइट थे, जो कि सिल्वर मेडल जीते थे, नॉर्मन, उन्हें भी अगले ऑस्ट्रेलियन टीम से कॉन्डेम कर दिया गया था, उन्हें नहीं लाया गया था अगले ओलंपिक्स के लिए। ब्लैक सॉक्स रिप्रेजेंट करते थे ब्लैक पॉवर्टी को, और ब्लैक ग्लव्स और रेज्ड क्लेंच्ड फिस्ट्स सपोर्ट करते थे ब्लैक पावर का। मार्टिन लूथर किंग इस सिविल राइट्स मूवमेंट के हेड थे। इनके स्पीचेस काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी। अगर आप उन्हें सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे ओरेटर थे और इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को सिविल राइट्स मूवमेंट की तरफ बढ़ाया था। आगे चलकर अमेरिका ने ब्लैक लोगों को भी एक इक्वल मेंबर ऑफ सोसाइटी माना और उन्हें भी वोटिंग राइट्स दिए। अगला है सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्हें इन जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ के स्टैचूज को इंस्टॉल करवाया था। और जब नॉर्मन की डेथ हुई थी तो जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ ही पॉल बियरर्स बने थे उस इवेंट में। अगला है नॉर्दर्न आइलैंड। नॉर्दर्न आइलैंड्स में 53% पॉपुलेशन प्रोटेस्टेंट थी, जो कि यूनियनिस्ट्स थे और यूके के साथ मर्ज करना चाहते थे, जबकि 44% पॉपुलेशन कैथोलिक्स थी, जो कि नेशनलिस्ट्स थे और एक इंडिपेंडेंट आयरलैंड, जो कि एक रिपब्लिक होता, उसके पक्ष में थे। इसके बारे में आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, या फिर आप पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप में, कैसे आयरलैंड और स्कॉटलैंड को ब्रिटेन ने अक्वायर किया था अपने देश के अंदर। तो इसी में आयरलैंड के अंदर एक ऑपोजिशन बनी थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ, और वहाँ के जो 44% कैथोलिक्स थे वो लोग आयरलैंड को एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनाना चाहते थे। 1998 में यूके गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके बाद वहाँ की लड़ाई रुक गई थी। रोमा पीपल बल्गेरिया के, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसके बारे में दिया गया है कुछ आपकी बुक्स में, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। अगला है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल हमने पहले देखा था कि
कोसोवो के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में, वहाँ पे कोसोवो भी यूगोस्लाविया का ही एक पार्ट था और यूगोस्लाविया आगे चलकर 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में बँट गया था क्योंकि वहाँ पर लोग साथ में रहने को तैयार नहीं थे। मतलब डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं कर पाया था जिसके कारण वो 6 इंडिपेंडेंट नेशंस में बँट गया था। अगला फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। तो सोशल डिविजन्स को लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स की जाती है पॉलिटिशियंस के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा, कभी कभी तो गवर्नमेंट्स के द्वारा भी। तो इनका आउटकम क्या हो सकता है? हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज, how political leaders raise the demands of any communities, and how the government reacts to demand of different social group। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि श्रीलंका में तमिल लोगों को लगता था कि वो लेफ्ट आउट है, तो उन्होंने परसीव की अपनी आइडेंटिटी तमिल लोगों के रूप में, ना कि श्रीलंकन लोगों के रूप में। इससे जो तमिल पॉलिटिशियंस थे उन्होंने वायलेंस के थ्रू उनकी आवाज़ को उठाने की कोशिश की। वो उन्होंने एलटीटी जैसी आर्मीज बनाई और ग्रुप्स बनाई जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाने के लिए वायलेंस को यूज़ किया। हाउ डिड द गवर्नमेंट रिएक्ट? तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एलटीटी को सप्रेस करके इसका रिएक्शन दिया। मतलब उन्होंने उल्टा तमिल लोगों पर और अत्याचार किए जिसके कारण वहाँ एक सिविल वॉर शुरू हो गई और जो कि आगे चलकर काफ़ी सारे श्रीलंकन लोगों की प्रॉब्लम्स में जिम्मेदार हुई। इसके साथ ही ये चैप्टर भी खत्म हुआ। आज के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ये यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स भी है, और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान, लेबनान के पावर शेयरिंग के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।